एएसआर इंडस्ट्रीज। आदित्य का केबिन व सीन। 18 सालों में वो न्यूज़ की माँ का सपना पूरा किया था। आज और एक बहुत बड़ी बिजनेस वूमन थी और अभी आदित्य के साथ पार्टनरशिप में थी और आदित्य को अवॉइड कर रही थी क्योंकि आदित्य ने उसे हर्ट कर दिया था। ये बात आदित्य से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तभी वो हूर का हाथ पकड़ते हुए उससे पूछता है, हूर क्या हुआ है और क्यों नाराज हो आप मुझसे। तभी हूर आदित्य का हाथ धीरे से झटकते हुए उससे पूछती है, सीरियसली यदु, मतलब अभी आप मुझसे ये पूछ रहे हो कि मैं आपसे नाराज क्यों हूँ? नहीं, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, पर मैं आपसे हर्ट हूँ और आपने मुझे हर्ट किया है। तभी हूर आदित्य पर गुस्सा करते हुए उससे कहती है, आपको ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है कि दिशा अभी अपनी लिमिट क्रॉस कर रही है। पहले की बात कुछ और थी, तब हम ये कहकर उसकी हरकतों को इग्नोर कर देते थे कि वो बच्ची है, पर अभी वो आपकी लाइफ में शहद की जगह लेने की कोशिश कर रही है। आप मेरी एक बात याद रखो अदू, कि मैंने मेरी बच्ची की जगह ना ही अभय को दी है और ना ही मैं दिशा को दूंगी। हमारी लाइफ में सबसे पहले हमारी शहरी आई है और उसका ही सबसे पहले और सबसे ज़्यादा हक है और उसका ये हक मैं किसी और को बिल्कुल भी नहीं छीनने दूंगी, दिशा को भी नहीं। तभी अचानक से हूर आदित्य के शर्ट का कॉलर पकड़ती है और उससे पूछती है, आज वो आपके आगे आपकी शहर की इंसल्ट कर रही थी और आप वहाँ चुपचाप खड़े थे क्योंकि और आपको थोड़ी सी भी शर्म भी नहीं आई क्या? हाँ, आप शायद इसलिए चुप थे क्योंकि वो बिग बी की बेटी है, पर उनके उसी बेटी ने आपकी बेटी को नीचा दिखाया है, उसका क्या? तभी हूर अपने बहते हुए आंसुओं को पोंछती है और आदित्य से पूछती है, अभी तो बेबी हमारे पास नहीं है, पर अगर मान लो कि आज वो हमारे साथ होती तो क्या आप ऐसे ही चुपचाप उसकी इंसल्ट होने देते? आपकी बच्ची के लिए स्टैंड नहीं लेते? मुझे ना कभी कभी ऐसा लगता है कि आप सच में सहज से प्यार ही नहीं करते या सिर्फ मुझे खुश रखने के लिए उसे प्यार करने का दिखावा करते हैं क्योंकि वो आपका खून नहीं है। तभी आदित्य कुछ बोलने की कोशिश करता है, पर उसके गले से कोई वॉइस ही बाहर नहीं निकलते। तभी हूर आदित्य की तरफ देखती है और फिर रोते हुए उससे कहती है, आपको पता है अदू कि आप बहुत ही ज़्यादा बदल गए हो। आप मेरे पहले वाले अदू नहीं हो। आप शहर के वो डैडा नहीं हो जो अपनी बच्ची के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। हाँ, अभी आप शहर के डैडा नहीं, पर दिशा के चाचू हो ना, जो हमेशा उसकी हर बात मानते हैं और उसके मुंह से अपनी बेटी की डिसरिस्पेक्ट भी बर्दाश्त कर लेते हैं। मुझे ना आपसे कोई बात भी नहीं करना। आप रहो उस लड़की को अपनी बाहों में लिए, पर मैं उसके मुंह में मेरी सेहत के लिए कुछ भी नहीं सुनूंगी। आज बिग बी ने उसे थप्पड़ मारा था, पर अगर अगली बार वो मेरे हाथ से थप्पड़ खाएगी और आप भी मुझे नहीं रोक पाएंगे।
याद रखो मिस्टर आदित्य सिंह। इसी के साथ और उसके केबिन से बाहर की ओर चली जाती है। वहीं आदित्य नीचे फर्श पर बैठता है और ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ कहता है, आपके बिना सब कुछ बिखर कर रह गया है बच्चा। मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा कि मैं कर क्या रहा हूँ। आई एम कम्प्लीटली लॉस्ट। प्लीज कम बैक टू डैडा बेबी। आपके मम्मा को लगता है कि मैं आपकी जगह दिशा को दे रहा हूँ। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कैसे आपको किसी के साथ रिप्लेस कर सकता हूँ? ऐसा कभी नहीं होगा। सिर्फ आप ही मेरे बेबी हो और मेरे प्यार पर सिर्फ और सिर्फ आपका और अभय का राइट है। हाँ, आज मैंने गलती की, दिशा को कुछ भी नहीं बोला और उसके लिए डैडा को पनिशमेंट भी मिलना चाहिए, तो उन्हें पनिशमेंट भी मिलेगी। तभी आदित्य किसी पागल की तरह बिहेव करता है और फिर अचानक से आदित्य अपना हाथ वहाँ मौजूद ग्लास टेबल पर मारने लगता है। पहले से आदित्य का हाथ किसी हथौड़े की तरह था और उस पर से इतनी जोर से उस कांच के टेबल पर अपना हाथ मार रहा था, जिससे उस टेबल की बैंड बजने का पूरा चांस था। आदित्य के कुछ ही पंच में उस टेबल का गिलास टूट जाता है और उससे आदित्य के हाथ भी बुरी तरह से कट लग जाती है। तभी आदित्य उसके हाथ में लगी चोट को देखता है, जिससे कि अभी खून पानी की तरह बहता जा रहा था। तभी आदित्य अपने सुकून भरे एक्सप्रेशन के साथ कहता है, मेरे साथ तो यही होना चाहिए। हाउ कैन आई हर्ट माई हूर? और मैं अपनी बच्ची को भी नहीं बचा पाया। मैं एक बहुत ही बुरा हस्बैंड और डैड हूँ। शहर के जाने का आदित्य के दिल और दिमाग में बहुत ही कुछ ज़्यादा बुरा असर पड़ चुका था। तभी नील वहाँ आता है और अपने आगे का नज़ारा देखते हुए वो पूरी तरह से घबरा जाता है। वो आदित्य के पास आता है और फिर उसका खून से सना हुआ हाथ पकड़ते हुए उससे कहता है, ओ गॉड सर, ये क्या किया आपने? कितना खून बह रहा है। तभी नील झट से उसकी रुमाल निकालता है और उसे टाइटली आदित्य के हाथों में बांध देता है। तभी वो वहाँ मौजूद इंटरकॉम से हूर को फ़ोन करता है। जब वो फ़ोन उठाती है तभी नील उससे कहता है, हाँ हूर, मैं नील, आप प्लीज़ जल्दी से सर के केबिन में आओ। ही अगेन हर्ट हिमसेल्फ। नील की बात सुनकर हूर की आंखें अब एकदम बड़ी बड़ी सी हो जाती हैं और वो दौड़ते हुए आदित्य के केबिन में आ जाती है। जब हूर वहाँ आती है और आदित्य को देखती है तभी उसे अपनी गलती रियलाइज होती है कि उसने गुस्से में आकर कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था। तभी वो आदित्य के पास आती है और जब आदित्य उसकी तरफ देखता है तभी वो उससे कहता है, आई एम सॉरी हूर। बस इतना कहकर वो अपना होश खो देता है और ये देखते ही हूर अब बुरी तरह से डर जाती है। तभी वो आदित्य के गालों को टैप करती है और फिर रोते हुए उससे कहती है, अदु प्लीज आंखें खोलो ना, देखो मैं आपसे सॉरी बोल रही हूँ। मैंने गुस्से में आपसे बहुत कुछ बोल दिया, प्लीज उठो ना। आदित्य नहीं उठता
अनिल झट से अर्जुन को कॉल करता है। कुछ ही देर में अर्जुन वहां आता है और फिर आदित्य को चेक करता है। तभी वो हूर की तरफ देखते हुए अपनी चिंता भरी आवाज में उससे कहता है, इन 2 महीनों में ये तीसरी बार है जब उसने खुद को हर्ट किया और इस बार खून थोड़ा सा ज़्यादा बह गया है और थोड़ा ब्लड लॉस होता तो आदित्य की जान को खतरा भी हो सकता था। और मुझे नहीं पता कि आज ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से आदित्य ने फिर से ये किया, बट प्लीज़ ये फिर से मत होने देना। आदित्य इस वक्त बहुत स्ट्रेस में है और उस पर उसका गिल्ट उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। ऐसे में अगर आप उसे कुछ ऐसा बोलेंगी जो उसे अंदर से हर्ट कर दे तो वो खुद को किसी क्रिमिनल की नज़रों से देखने लगेगा। अर्जुन की बातें सुनकर वो रो रही थी तो वहीं नील भी बहुत परेशान था। तभी अर्जुन हूर का हाथ पकड़ते हुए उससे कहता है, आप भी जानते हो कि शहर ने उसकी जान बचती है और शहर के जाते जाते अपने साथ सच में उसकी जान लेकर गई। उसकी सांसें तो चल रही हैं, उसका दिल तो धड़क रहा है, पर फिर भी उसके अंदर उसकी जान नहीं है। आदित्य का प्यार उसकी बेटी के लिए सच्चा है तो कभी उस पर सवाल मत उठाना, क्योंकि यही बात आदित्य के सबसे ज़्यादा ट्रिगर कर सकती है। अर्जुन की बात सुनकर हूर को कुछ याद आता है और वो अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहती है, हे भगवान, ये मैंने क्या ही कर दिया। मैंने शहर के लिए उनके प्यार पर सवाल उठा दिया और भी बहुत कुछ बोल दिया। तभी अर्जुन हूर से कहता है, हूर, मैंने बोला था कि ऐसा मत करना। वो धीरे धीरे करके डिप्रेशन में जा रहा है और ये नहीं होना चाहिए। तभी हूर रोते हुए अर्जुन से कहती है, प्लीज़ आप कुछ करो ना, मैं मेरे अदू को नहीं हो सकती। आप बोलो कोई तो रास्ता है, कोई तो इलाज होगा ना अदू को इन सब से बाहर निकालने के लिए, उन्हें पूरी तरह से ठीक करके पहले जैसे बनाने के लिए। तभी अर्जुन अपनी उदास भरी नज़रों से और अपनी आवाज़ में हूर को बताता है, आदित्य को इन सब से बाहर लाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज था, पर अब वो भी हमारे हाथ से निकल चुका है। तभी हूर अर्जुन का हाथ पकड़ते हुए उससे पूछती है, भाई ये बताइए कौन सा इलाज है। तभी अर्जुन अपने ब्लैंक फेस एक्सप्रेशन के साथ होश से कहता है, आदित्य की हर बीमारी का सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज, और वो है आपकी बेटी शहर, जो अब कभी भी वापस नहीं आ सकती। शहर के बिना कुछ नहीं हो सकता हूर, हम सब और उनमें आप भी अपनी तरफ से चाहें जितनी भी कोशिश कर लें, पर कोई फ़ायदा नहीं होगा। आदित्य की अटैचमेंट ही कुछ ऐसी थी उस बच्ची के साथ कि उसके जाने से आदित्य पूरी तरह से टूट चुका है। अब तो सिर्फ माता रानी ही कुछ कर सकती हैं। अर्जुन की बात सुनकर हूर को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे जिससे आदित्य पहला जैसे बन जाए, पर शायद उसे भी ये बात पता थी कि ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। हूर पहले ही अपनी बच्ची को खो चुकी थी और अभी वो अपने पति को भी खोने के कगार पर खड़ी थी। वहीं दूसरी तरफ
जब आशी का मेकअप हो जाता है तभी वो आशी की तरफ देखते हुए उससे कहती है, हाँ अब तो बिल्कुल तैयार है उस महंगे 5 स्टार होटल में जाने के लिए। पर तेरे वहाँ जाने से पहले मुझे एक काम तो करना ही होगा जिससे तू खुद वो सब करने के लिए मान जाएगी और वहाँ से भागेगी भी नहीं। तभी वो रश्मि वहाँ एक इंजेक्शन लेकर आती है जिसमें कोई दवा थी, जैसे एक ड्रग्स था जिससे आशी अपने होश को खो देती और खुद ब खुद उन सब के लिए तैयार हो जाती। तभी रश्मि वहाँ आशी के पास आती है और आशी जब वो इंजेक्शन देखती है तभी वो डर की वजह से कांपने लग जाती है। तभी आशी वहाँ से भागने की कोशिश करती है पर रश्मि के 2 आदमी पीछे से आकर आशी को पकड़ लेते हैं। तभी उनमें से एक आशी को मारते हुए उससे कहता है, तू यहाँ से कैसे भागेगी और तुझे क्या लगता है कि हम तुझे बाहर जाने देंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तू तो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है। तभी वो दोनों आशी को टाइटली पकड़ते हैं और वो बेचारी चीखने चिल्लाने लगती है, पर वहाँ कोई भी उसकी हेल्प नहीं करता है। हाँ, सब बस उसका मजाक बनाते हैं और उस पर हंसते हैं। तभी रश्मि वो इंजेक्शन आशी के हाथ में लगा देती है और दोनों आदमी आशी को छोड़ देते हैं और आशी नीचे जमीन पर बैठ जाती है। तभी रश्मि उन दोनों आदमियों की तरफ देखते हुए उनसे कहती है, अभी ले जाओ इसे, इस पर उस ड्रग्स का असर धीरे धीरे होगा और अपने आप उसकी पूरी बॉडी गर्म हो जाएगी। एक बार उस पर असर हो जाए तब ये खुद तड़पने लगेगी और इसके तन बदन में एक आग लगेगी जिसे बुझाने के लिए ये किसी भी हद तक जाएगी और कुछ भी करेगी। आगे वाले इंसान को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि ये ड्रग्स ही आधे से ज़्यादा काम कर देगा। जाओ अभी, इसका वक्त आ गया है, लेकर जाओ। तभी वो दोनों आशी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। द मून लाइट होटल। इस वक्त आशी वहाँ के एक रूम में बैठी हुई थी और जैसा रश्मि ने कहा था ठीक उसी तरह से अभी आशी की पूरी बॉडी गर्म हो चुकी थी और उसके तन बदन में आग भी लगने लगी थी। उसकी आंखें गहरी लाल हो चुकी थी और आशी की सेंसिटिव बॉडी पर उस ड्रग्स ने अपना कुछ ज़्यादा ही असर दिखाना चालू कर दिया था, जिसकी वजह से आशी किसी लावे की तरह तप रही थी। इतना ज़्यादा भयंकर कंडीशन में होने के बावजूद भी आशी अपने आप से कहती है, नहीं, मैं किसी को अपने साथ कुछ भी ऐसा वैसा बिल्कुल भी नहीं करने दूंगी। इससे अच्छा तो मैं जाकर मर जाती हूँ। इससे कम से कम मुझ पर कोई दूसरा दाग तो नहीं लगेगा। पहले से ही मेरे ऊपर नाजायज होने का दाग लग चुका है। हाँ, यही सही है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ और कुछ भी कर दूँगी क्योंकि मैं जिंदा रही तो वो रश्मि मुझे फिर से मारेगी। तभी आशी अपने लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ दरवाजे की तरफ बढ़ने ही वाली होती है कि तभी दरवाज़ा खुलता है और एक आदमी जो आशी से उम्र में दुगना था वो अंदर आ जाता है। तभी वो आशी को ऊपर से नीचे तक
अपनी गंदी भरी नज़रों से देखते हुए कहता है, वाह क्या बात है, इस बार तो उस रश्मि ने बहुत कड़क माल भेजा है। आज रात तो बहुत मज़ा आएगा। तभी वो आसी की तरफ बढ़ते हुए उससे कहता है, कम बेबी लेट हैव फन। तभी आसी पीछे पीछे जाते हुए अपनी डरी और सहमी सी आवाज़ में उससे कहती है, मुझे जाने दो, मेरे साथ कुछ मत करो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। तभी वो आदमी आसी से कहता है, सॉरी बेबी, पर मैं तुम्हारी ये विश तो पूरी नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि तुम्हारे बदले मैंने उस रश्मि को 2 पेटी दी है। तो ऐसे कैसे मैं तुम्हें बिना मज़ा लिए छोड़ दूँ। आसी पीछे पीछे जा रही थी, जिसकी वजह से उसका ध्यान पीछे नहीं होता और वो बेड पर गिर जाती है। जैसे ही आसी बेड पर गिरती है, वो आदमी आसी के ऊपर आता है, पर आसी अपने छोटे छोटे हाथों से उसे मारने लगती है। तभी उसके हाथों को पकड़ लेता है और आसी रोने लगती है। तभी वो अपने पैर को चलाती है और उसके पाट पर मारती है, जिससे वो आसी के ऊपर से उठ जाता है और आसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए उसे बेड पर से नीचे पुश करती है और वह वहाँ से भाग जाती है। वैसे बाहर उस रूम से थोड़ी दूर पर वो दोनों आदमी खड़े रहते हैं और जब आसी बाहर आती है, वो दोनों आसी को देख लेते हैं। तभी आसी वहाँ से भागती है और वहाँ मौजूद सभी रूम्स के दरवाजे खोल कर देखती है कि कोई तो उसे खुला दिखे। तभी वो दोनों आसी की तरफ आते हैं और उनमें से एक आसी से कहता है, कहाँ बचकर भागेगी तू लड़की, आज तुझे तो मुझसे कोई भी नहीं बचा सकेगा। उस आदमी की बातों को सुनकर आसी बहुत ही ज़्यादा डर जाती है, पर अपनी कोशिशों को नहीं छोड़ती और फिर उसकी किस्मत से एक रूम का दरवाज़ा उसे खुला दिखता है। वैसे उस पर उन दोनों आदमियों का भी ध्यान जाता है और वो आसी को पकड़ने के लिए उसकी तरफ भागते हैं और उसे टच करने ही वाले होते हैं कि उस एक पल में आसी वो दरवाज़ा खोलती है और उस रूम के अंदर चली जाती है और अंदर से वह दरवाजे को बंद कर लेती है।